नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं आप अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। गुड मॉर्निंग पूजा, नीलू, विकास, रोहित, किरण, शिवम, विपिन, दीपक, लवेश, सत्यम, गगन, गौतम, उमेश, आकाश, शालू, आमिर, मोहित, अंकित, आगेश, निगम, सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें। मुझे ये बताएं कि आप सभी को मेरी तरफ से आवाज़ आ रही है? हाँ, एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से आपकी क्लास, क्योंकि एप्लीकेशन ओपन ही नहीं हो रही थी, अभी जस्ट ओपन हुई है और तुरंत फिर मैंने आपकी क्लास को लाइव किया है। आप बताएं अभी कोई दिक्कत तो नहीं है एप्लीकेशन की तरफ से? बताइए फटाफट से, एप्लीकेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है, सब ठीक चल रहा है? क्योंकि मेरी तरफ से प्रॉब्लम आ रही थी बेटा और इसी वजह से आपकी क्लास भी लेट ही स्टार्ट हुई है। बताइए फटाफट से, अभी सब ठीक चल रहा है? अगर ठीक चल रहा है तो जल्दी से आप सभी लोग जो है लाइव आ जाएं, सेशन के साथ जुड़ जाएं फटाफट। यस मैम, आवाज़ आ रही है। अच्छा ठीक है, चलिए। तो आप जानते हैं कि मैं आपको कल क्या पढ़ा रही थी? कल बेटा जी मैंने आपको पढ़ाया था कनिष्क के बारे में, है ना? कनिष्क के बारे में मैं बेटा जी आपको बता रही थी, कनिष्क। और कनिष्क के बारे में मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई थी? सब ठीक है? हाँ, अभी ठीक हो गया है, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। ऑल क्लियर है? चलो, तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर चीज़ों को। मुझे ये बताइए, अभी ओके है ना सब कुछ? अभी ओके है? बेटा पहले का नहीं पूछ रही हूँ मैं, अभी ओके है? आपकी एप्लीकेशन चल रही है, मैं आपको दिख रही हूँ, क्लास आपके में चल रही है या नहीं चल रही है? ओके है, चलो। अब देखो, अगर मैं आपसे बात करती हूँ कनिष्क के बारे में तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। एक बच्चे ने कल क्वेश्चन पूछा है कि आपने जो बताया था शक संवत, है ना? मैंने बताया था कि शक संवत को 78 एडी में या 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। इसके बारे में बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैं इसको बता रही हूं। कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था, ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था? ये बताओ फटाफट।
है ना। तो बच्चे ने पूछा है कि ये क्या है, तो बेटा जी जो शक संबत है इसका प्रयोग आज के समय पे आपकी भारतीय सरकार कैलेंडर के रूप में करती है, जिसे आप ग्रिगोरियन कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं। तो ये एक तरीके की आपकी यहाँ पर डेट है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आप शांति से पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप शांति से नहीं पढ़ेंगे तो फिर चीजें नहीं हो पाएंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप शांति से पढ़ें। तो कनिष्क के बारे में जो ये शक संबत था, मैंने आपको बताया था कि जिस दिन ये गद्दी पर बैठा था उसी दिन इसने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, उसी दिन इसने क्या की थी, इसकी शुरुआत की थी। प्लीज आप मेरी बात को फोकस करें, प्लीज प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। बच्चे ने बोला था कि मैम एक बार इसको दोबारा बता देना। तो अब देखिए यहां पर अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे कि कनिष्क के बारे में और क्या है। बेटा जो कनिष्क है जो कनिष्क है इसके बारे में थोड़ा सा और मुझे बताना था। जैसे मैंने आपको बता दूं कि जो कनिष्क है, कनिष्क के समय मथुरा कला एवं गांधार कला का विकास हुआ। आप कहेंगे मैम ये मथुरा कला और गांधार कला क्या होती है, मथुरा आर्ट और गांधार आर्ट क्या होती है जिसका विकास आप बता रही हैं कि हुआ था। तो प्यारे बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि इसका जो विकास हुआ था या फिर ये जो कलाएं होती हैं, कनिष्क का मतलब क्या होता है, रुक जाइए कौन है ये, मधु का मतलब क्या होता है, मधु कुमारी जी मधु का मतलब क्या होता है, आप मुझे ये बताइए मधु का मतलब क्या है। ठीक है, अब देखिए यहां पर प्यारे बच्चे, तो मथुरा कला और गांधार कला का विकास हुआ और ये दोनों कलाएं जो यूज की जाती थी, मथुरा कला या ये गांधार कला, ये किसकी कला थी, मूर्ति बनाने की कला थी। मूर्ति बनाने की कला थी, मतलब इनसे आपके मूर्तियां बनाई जाती थी, स्टैचू बनाए जाते थे। मूर्ति बनाने की कला यानी इन दोनों कलाओं का प्रयोग मूर्ति बनाने के लिए किया जाता था, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपका कुषाण वंश है, इस कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, लास्ट रूलर कौन था, तो इस वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। कौन था, वासुदेव इस वंश का अंतिम शासक था। बस इतना ही आपका कुषाण वंश के बारे में जो है बचा हुआ था, वासुदेव। और आप पूरा इसका लिखना, जैसे पहले भी नाम आ चुका है वासुदेव सेकंड, ऐसे लिखना वासुदेव सेकंड। अंतिम शासक कौन था मैम, वासुदेव सेकंड। ये कनिष्क के बारे में बेटा मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, वासुदेव सेकंड, यहां तक कोई दिक्कत, बेटा प्लीज पीछे की क्लासेस देखिए। कनिष्क के पिता कौन थे या कनिष्क किसका उत्तराधिकारी था या किस वंश से था, ये बेटा जी मैंने आपको कल ही लिखवा दिया है, कल ही मैंने आपको लिखवा दिया है। अब हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। अब हमारा न्यू चैप्टर होगा बेटा जी गुप्ताज एम्पायर। यहां से कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। गुप्त साम्राज्य, गुप्ताज एम्पायर, गुप्ताज एम्पायर। पीछे की क्लासेस देखिए, रेगुलर क्लासेस देखा करो। ठीक है, अच्छा वेरी गुड। हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन आप जो पढ़ा चुकी हो उसे दोबारा पढ़ाइए, बहुत बढ़िया। बेटा आप अकेले नहीं हैं इस क्लास में, बहुत सारे बच्चे हैं। आपकी ड्यूटी है कि आपकी क्लास छूटती है तो आप पीछे का पढ़ेंगे। मेरी ड्यूटी नहीं है डेली कि जो आपका छूट चुका है मैं डेली उसको, अगर ऐसा होगा तो फिर मैं एक ही चैप्टर डेली पढ़ा पाऊंगी, एक ही चैप्टर डेली पढ़ा पाऊंगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, वर्धन वंश भी पढ़ेंगे गुप्ताज एम्पायर के बाद में।
देखो, सबसे पहले गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग इसको कहते हैं, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग, गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री किसको कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय पर काफी ऐसे परिवर्तन आपको देखने के लिए मिलेंगे जब मैं आपको गुप्तास के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आप यहां पे देखेंगे कि इस युग को स्वर्ण युग कहना गलत नहीं है। ठीक है, तो आपका जो गुप्ताज एम्पायर है इसे क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग इसे कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहां पर जब हम किसी भी साम्राज्य को मैम अगर हम पढ़ते हैं तो हम ये जरूर हमारे दिमाग में आता है कि आप हमें ये बता दीजिए कि इस वंश का संस्थापक कौन होगा या इस वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है। प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं इस वंश के संस्थापक की या इस वंश का जो फाउंडर है उसकी, तो आपको मैं बता दूं कि वो थे बेटा जी श्रीगुप्त। कौन हुआ करते थे? श्रीगुप्त इस वंश के संस्थापक हुआ करते थे। और श्रीगुप्त ने अपना एक टाइटल लिया हुआ था, एक उपाधि ली हुई थी, उपाधि यानी कि टाइटल, जिसको बेटा हम कहते हैं यहां पर महाराज। तो इनका टाइटल क्या था? महाराज इन्होंने टाइटल लिया था और इन्होंने गुप्त एम्पायर को या गुप्ताज एम्पायर को, गुप्त साम्राज्य को स्थापित किया था। तो ये आप इनका नाम ध्यान रखेंगे, इनके बारे में केवल इतना ही ध्यान रखना है। अब जो श्रीगुप्त हैं प्यारे बच्चे, इन श्रीगुप्त के जो उत्तराधिकारी कह लीजिए या पुत्र कह लीजिए, ठीक है, उत्तराधिकारी यानी कि सक्सेसर कह लीजिए या पुत्र कह लीजिए, उत्तराधिकारी या पुत्र। ठीक है, क्योंकि जो इनके पुत्र थे वही इनके उत्तराधिकारी बने थे। लिखिएगा सक्सेसर या सन। और वो कौन थे बेटा? उनका नाम था बच्चे घटोत्कच। उनका नाम था बेटा जी घटोत्कच। यानी श्रीगुप्त के बेटे कौन हैं? मैम घटोत्कच हैं। और ये गुप्त साम्राज्य के दूसरे आपके शासक हैं। हम आपसे अगर बात करते हैं तो श्रीगुप्त और घटोत्कच के बारे में केवल हमें इतना ध्यान रखना है कि श्रीगुप्त ने गुप्ताज एम्पायर को स्थापित किया था। और मैम जो घटोत्कच हैं, घटोत्कच जो है उनके बेटे थे और ये जो हैं इनके बाद शासक बने थे। लेकिन इस काल में सबसे इंपॉर्टेंट रूलर जो शुरू होता है वो शुरू होता है चंद्रगुप्त प्रथम से। क्यों शुरू होता है बेटा जी वहां पे? क्योंकि मैम हम ये कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ही वो व्यक्ति हैं जो गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक हैं। क्यों है वास्तविक संस्थापक? क्योंकि जब तक आपके घटोत्कच और श्रीगुप्त ने शासन किया तब तक ये नहीं पता था कि इस तरीके का भी कोई एम्पायर है, इस तरीके का भी कोई साम्राज्य है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब आपके चंद्रगुप्त प्रथम आए तो उन्होंने इस वंश को वास्तविक तरीके से स्थापित किया और इस वंश को प्रसिद्धि भी दिलवाई थी। तो जो आपका जिस वंश का शासक उसको प्रसिद्धि दिलवाता है उसे कहा जाता है कि वो क्या है? वास्तविक संस्थापक है। तो प्यारे बच्चे आप ध्यान रखेंगे कि यहां पर अब जो घटोत्कच हैं, ठीक है, घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन बना? घटोत्कच का उत्तराधिकारी, ये उत्तराधिकारी भी थे इनके बेटे और ये इनका बेटा भी था। अब इंग्लिश में ऑलरेडी लिख चुकी हूं उत्तराधिकारी या पुत्र। तो वो कौन थे? आप कहेंगे मैम वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। कौन थे बेटा जी? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, और इनकी जब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की तो इन्हें क्या कहा जाता है? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। इन्हें कहा जाता है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर या गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर ऑफ गुप्ताज एम्पायर, रियल फाउंडर ऑफ, रियल फाउंडर ऑफ गुप्ताज एम्पायर, गुप्ताज एम्पायर।
रियल फाउंडर ऑफ गुप्ताज एम्पायर किसको कहा जाता है? तो आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर घटोत्कच के बेटे हैं चंद्रगुप्त प्रथम, उन्हें कहा जाता है। अब चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हमें पढ़ना है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको पढ़ाऊंगी, पहले आप फटाफट यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल 319 से 334 एडी। अच्छा, गुप्त एम्पायर का भी लिख लेना कि जो गुप्ताज एम्पायर है इसका शासनकाल कब से माना जाता है? तो आप देखेंगे कि जिस समय से चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल शुरू हुआ है उसी समय से शुरुआत मानी जाती है। कहा जाता है कि गुप्ताज एम्पायर 319 एडी से लेकर और पूरा 540 एडी तक था, पूरा गुप्त साम्राज्य, जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल कब से कब तक था? तो 319 से लेकर 334 एडी तक, ठीक है। इनका शासनकाल कब से कब तक था मैम? 319 एडी से लेकर 334 एडी तक, ये इनका शासनकाल था, इनका शासनकाल था, ठीक है। तो आप यहां तक लिखेंगे, लिखिए फटाफट पहले कि पूरा गुप्त साम्राज्य का समय क्या था और उसमें से चंद्रगुप्त प्रथम का समय क्या था। फिर हम चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में आगे बात करते हैं प्यारे बच्चे। फटाफट आप इतना लिखिए, फटाफट आप इतना लिखिए। लिखिए फटाफट और फटाफट बताएंगे मुझे लिखकर। बेटा प्लीज रिक्वेस्ट है, थोड़ा हाथ जल्दी चलाएं, ठीक है। मुझे नहीं आता है बेटा एडी का मतलब, मैं नहीं बता सकती डेली डेली एक चीज क्लास में। आपकी ये प्रॉब्लम है कि आप रेगुलर क्लासेस नहीं करते हैं और फिर आप टीचर को परेशान करते हैं। ऐसा करना बहुत ही गलत बात है। टीचर डेली आपसे कहता है कि पीछे की क्लासेस को देखिए और आप वो नहीं करते हैं, ठीक है। तो बेटा जी अब हमें किसके बारे में पढ़ना है मैम? अब हमें पढ़ना है चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में आगे। जैसे चंद्रगुप्त प्रथम की अगर मैं बात करती हूं तो बेटा इन्होंने एक टाइटल लिया था, इन्होंने एक उपाधि ली थी, है ना। और मैंने आपको बताया है कि टाइटल इनको कोई देता नहीं था बल्कि ये लोग खुद ही ग्रहण करते थे। और ये क्वेश्चन बेटा जी पूछा जा चुका है, महाराजा धीराज, महाराजा धीराज इनका टाइटल था। ये क्वेश्चन आता है कि महाराजा धीराज किस गुप्त वंश के शासक ने ग्रहण किया था? तो वो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही प्यारे बच्चे किया था। अब आपको ये बता दूं कि जिस दिन ये गद्दी पर बैठे, ठीक है, जिस दिन ये गद्दी पर बैठे, जिस दिन, बताओ किस दिन बैठे थे? जिस दिन गद्दी पर बैठे, जिस दिन ये राजा बने थे, जिस दिन ये गद्दी पर बैठे, तो उस दिन क्या डेट थी मैम? आपने अभी बताया 319 एडी या 319 ईस्वी को मैम ये गद्दी पर बैठे और इसी दिन इन्होंने गुप्त संवत चलाया। इसी दिन इन्होंने क्या चलाया? इसी दिन इन्होंने गुप्त संवत चलाया। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं कि गुप्त संवत कब चलाया गया, शक संवत कब चलाया गया, गुप्त संवत चलाया। तो गुप्त संवत 319 एडी और शक संवत बेटा जी अगर हम बात करते हैं तो आपका 319 एडी, जिस दिन ये गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, अब प्यारे बच्चे बात करते हैं आगे की तरफ। बेटा ध्यान से सुनना, इनकी शादी हुई थी, ध्यान से सुनना। अगर हम बात करते हैं इनके विवाह की, इनके मैरिज की, मैरिज, विवाह, तो इनकी जो शादी हुई थी बेटा जी वो हुई थी, लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी, लिच्छवी वंश की राजकुमारी, जिनका नाम था बेटा जी कुमार देवी, कुमार देवी से हुआ था, ठीक है। किस वंश की राजकुमारी है? ध्यान रखिएगा, लिच्छवी डायनेस्टी या लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से इनका विवाह हुआ। जिस दिन इनका विवाह हुआ, जिस दिन इनका विवाह हुआ, जिस दिन इनका विवाह हुआ उसी दिन इन्होंने, उसी दिन इन्होंने
राजा रानी का सिक्का चलाया था। उसी दिन इन्होंने राजा और राजा रानी का सिक्का चलाया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने अपनी शादी के दिन राजा रानी का सिक्का चलाया था। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। इनकी शादी किससे हुई थी? कुमार देवी से। यह आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आपका एक प्रश्न यहां पे हो सकता है कि मैम जो इन्होंने सिक्का चलाया था वो किस चीज का था? सोने का था, चांदी का था, तांबे का था, कांसे का था, किस चीज का था? ये आप हमें बताइए। तो प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे यहां पर बात करती हूं तो आप एक चीज को ध्यान रखेंगे कि राजा रानी का जो सिक्का इन्होंने चलाया था ये बेटा जी सोने का सिक्का था। किसका सिक्का था ये? सोने का सिक्का। सोने का सिक्का यानी कि मैम एक गोल्ड कॉइन था, गोल्ड कॉइन। तो सोने का सिक्का था ये जो इन्होंने चलाया था। वेरी गुड मैम, गोल्ड कॉइन था मैम, सोने का सिक्का था, है ना। तो हम कह सकते हैं कि आपका सोने का सिक्का जारी करने वाला, सोने का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? मैम चंद्रगुप्त प्रथम, प्रथम गुप्त शासक था। ये आप जान सकते हैं, शासक था। तो सोने का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो मैम हम कहेंगे कि वो था यहां पर चंद्रगुप्त प्रथम। इसके बारे में केवल इतना आपको ध्यान में रखना है। अब इस वंश का ऐसा शासक जिससे यूपी में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और वो कौन है? बेटा प्लीज एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से, ठीक है। आशुतोष जी, इसलिए 319 से 540 लिखवाया है क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम के समय से मैंने वो समय लिखवाया है जब इस वंश को वास्तविक रूप से स्थापित किया गया था, इसीलिए 319 लिखवाया है। श्रीगुप्त और घटोत्कच के समय इस साम्राज्य को कोई पहचान नहीं मिली थी। इस साम्राज्य को जो पहचान मिली थी वो कब मिली थी? तो आप कहेंगे कि मैम पहचान जो मिली थी वो 319 में मिली थी, है ना। बाकी 240 से और आपका उससे 319 तक जो आपका शासनकाल रहा था वो घटोत्कच और श्रीगुप्त का रहा था, ठीक है। अब आपको पता है, आपको मैं बता देना चाहूंगी कि चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी कौन थे? तो आप कहेंगे कि मैम समुद्रगुप्त। इनका नाम है समुद्रगुप्त। प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त की जब हम बात करते हैं तो इनके पिता कौन थे? तो इनके पिता का नाम है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम। और इनकी माता कौन होंगी? मैं माता होंगी इनकी कुमार देवी, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम की शादी कुमार देवी से हुई थी जो लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। यानी चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी है वो कौन बना था? समुद्रगुप्त। और इसका शासनकाल माना जाता है 335 से लेकर और 380 एडी तक। बेटा इतना लिखिए और लिखकर मुझे बताइए, फटाफट से लिखिए। ठीक है, लिख लिया, आगे चल सकते हैं। हाँ जी बेटा, बिल्कुल सही है कि मैम जो समुद्रगुप्त हैं इन्हें कहा जाता है भारत का नेपोलियन। इन्हें कहा जाता है भारत का नेपोलियन, ठीक है। भारत का नेपोलियन इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने नेपोलियन की तरह कोई भी युद्ध नहीं हारा था। और ऐसा कहने वाले कौन थे? तो इन्हें विंसेंट स्मिथ ने ऐसा कहा था। विंसेंट स्मिथ ने क्या कहा था इन्हें? भारत का नेपोलियन। विंसेंट स्मिथ ने कहा था किसको? समुद्रगुप्त को। कारण क्या था मैम? कारण था कि ये नेपोलियन की तरह कोई भी युद्ध नहीं हारे थे। तो आप कह सकते हो कि मैम भारत का नेपोलियन अगर हमसे पूछा जाएगा तो उसका नाम है चंद्रगुप्त, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद में प्यारे बच्चे, सॉरी समुद्रगुप्त, सॉरी बेटा चंद्रगुप्त गलती से बोल दिया कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो मैम समुद्रगुप्त को कहा जाता है।
अब प्यारे बच्चे अगर मैं बात करती हूं तो कारण क्या था, देखो जो समुद्रगुप्त हैं, समुद्रगुप्त ने क्या किया था बेटा, तो कहा जाता है कि 9 आर्यव्रत, ध्यान से सुनना, 9 आर्यव्रत और मैम 12 दक्षिणाव्रत, 12 दक्षिणाव्रत राजाओं को हराया था, राजाओं को हराया, मतलब इन्होंने इनको हराया और कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने कोई भी युद्ध नहीं हारा था और इसीलिए इन्हें भारत का नेपोलियन जैसा टाइटल विंसेंट स्मिथ ने दे दिया था। यानी हम कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त ने 9 उत्तर भारत के राजाओं को और 12 दक्षिणाव्रत राजाओं को हराया था, यानी दक्षिण भारत के राजाओं को हराया था। यह आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं कि जो समुद्रगुप्त हैं इनके टाइटल्स क्या थे, इनकी उपाधि क्या थी। इनके टाइटल से क्वेश्चन आता है, इनकी उपाधि से क्वेश्चन आता है। तो बेटा जी एक तो इन्हें कहा जाता है कविराज। कविराज इन्हें क्यों कहा जाता है, चलिए पहले हम इसका कारण देख लेते हैं। इन्हें कहा जाता है कविराज क्योंकि बेटा जी एक तो हम कह सकते हैं कि मैम ये संगीत प्रेमी थे। क्या थे, संगीत प्रेमी थे। इन्हें वीणा सुनना बहुत पसंद था, इन्हें वीणा सुनना बहुत पसंद था। आप कहोगे वीणा क्या होता है, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। आपने अगर माता सरस्वती की पिक्चर को देखा होगा तो उसमें माता सरस्वती जो वीणा बजाती हैं, है ना, उसी वीणा के बारे में मैं बात कर रही हूं, जो उनके हाथ में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इन्हें, ये संगीत प्रेमी थे, इन्हें वीणा सुनना बहुत पसंद था, बहुत पसंद था, बहुत पसंद था। और मैम हमें ये कैसे पता चला है, तो ध्यान रखिएगा, इन्हें इनके सिक्कों पर, इन्हें किसे, समुद्रगुप्त को, इनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इन्हें इनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ये खुद भी वीणा बजाते थे, ठीक है, बजाते हुए दिखाया गया है। तो ये भी आप एक चीज़ को ध्यान रखेंगे कि भाई ये आपके जो हैं म्यूज़िक लवर थे, म्यूज़िक में इन्हें वीणा सुनना बहुत पसंद था। और वीणा प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि जो वीणा है उसे बजाते हुए इन्हें इनके सिक्कों पर दिखाया गया है। तो इन्हें क्या कहा जाता है मैम, इसलिए इन्हें कविराज के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा इनके और टाइटल्स क्या थे मैम, इन्हें परम क्रमांक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इन्हें मैम लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है। लिच्छवी दोहित्र क्यों कहते हैं, क्योंकि मैम इनकी माता लिच्छवी वंश की थी, राजकुमारी, और ये उन्हीं के बेटे थे, इसीलिए इन्हें कहते हैं लिच्छवी दोहित्र। इन्हें कहते हैं व्याघ्र पराक्रम, इन्हें व्याघ्र पराक्रम के नाम से भी जाना जाता है कि इनका जो पराक्रम था वो व्याघ्र की तरह था। इन्हें प्यारे बच्चे समरशथ भी कहा जाता है, समरशथ भी इनको कहा जाता है। इसके अलावा मैम कांच भी इनको कहा जाता है। ये सब इनके टाइटल हमें देखने के लिए मिलते हैं, ये सब टाइटल्स इनके देखने के लिए मिलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। रामू जी 319 में गुप्त संवत चलाया गया था बेटा, 320 में नहीं, 319 है, एक बार आप चेक कर लेना। बाकी आप कहेंगे तो एक बार मैं भी चेक कर लूंगी, ठीक है, मैं भी चेक कर लूंगी, लेकिन 319 होगा बेटा। आगे देखिए, तो ये सब क्या है, इनके टाइटल्स हैं। अब ये जो आपका समुद्रगुप्त है ये कौन था, तो मैम ये विष्णु उपासक था। विष्णु उपासक का मतलब क्या होता है मैम, भगवान विष्णु की पूजा करता था। विष्णु उपासक था, भगवान विष्णु की पूजा करता था। प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो इनके एक दरबारी कवि हुआ करते थे जिन्हें हम कोर्ट पोइट कहते हैं, और वो काफ़ी फेमस हैं, कोर्ट पोइट, ठीक है। अब इनके बारे में जरा ध्यान से सुनना। इनके कोर्ट पोइट का नाम था हरिसेन, और हरिसेन ने क्या किया था बेटा जी, हरिसेन ने किया था प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना इसमें की गई थी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है इसमें क्या किया गया था, तो समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन,
समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन किया गया था। विजय अभियानों का वर्णन ये किसने किया था? मैम हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में। अब मैं आपको यहां पर कुछ समझाने वाली हूं, जरा ध्यान से सुनना, जरा गौर से सुनना। प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करती हूँ तो आप एक चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनेंगे कि जो प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन है, जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, अब इसमें एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, प्रशस्ति। क्योंकि मैम अभिलेख तो आपने हमें बताया हुआ है कि अभिलेख किसे कहते हैं, और प्रयाग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रयागराज में है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है, तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे कि जो ठीक है, अब देखिए यहां पर ध्यान से मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। तुम मुझे सीएम क्या, तुम मुझे पीएम भी बना दोगे, है ना? पवन कुमार जी कह रहे हैं आप सीएम रेखा गुप्ता की तरह लगती हैं। पूछ लेना उनसे एक बार, कहीं बेटी बेटी तो नहीं खो गई थी उनकी। चलो अब ध्यान से सुन लो, तुम्हारे सीएम और पीएम की कहानी खत्म हो गई हो तो। ठीक है, अनुज कुमार बेटा क्या गलत है वो लिख कर भेजें, है ना? अब सुनिए मेरी बात को। तो ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, इसमें जो प्रशस्ति का मतलब होता है, प्रशस्ति का मतलब होता है कि जब राजा अपनी ही तारीफ खुद करवाते थे। जैसे मान लो अब सरकार है, सरकार कोई भी काम करती है तो वो अपना खुद वर्णन करती है कि भाई देखो मैं रोज बेरोजगारी को खत्म कर रही हूँ, मैं गरीबी को खत्म कर रही हूँ, मैं एजुकेशन में अच्छा काम कर रही हूँ। सरकार अपनी तारीफ खुद करती रहती है, हमें खुद बताती रहती है मीडिया के थ्रू। तो पहले के समय पे जो राजा हुआ करते थे, क्योंकि पहले सरकार तो होती नहीं थी, तो पहले के समय पर जो राजा हुआ करते थे बच्चे, वो राजा लोग क्या करते थे कि जब वो कोई युद्ध जीतते थे या कोई भी अच्छा काम करते थे तो आप ध्यान रखेंगे कि उसमें अपनी प्रशंसा करवाते थे, उसी को कहते हैं प्रशस्ति। और इन राजाओं के बारे में जैसे आज के समय पे सरकार किससे कहलवाती है? मीडिया से। तो ये राजा किससे लिखवाते थे? अपने दरबारी कवियों से। और इनके जो दरबारी कवि हुआ करते थे वो प्रशस्ति में सब अच्छी अच्छी बातें लिखते थे, कोई भी गलत बातें नहीं लिखते थे, सब अच्छी, कि भाई वो राजा बहुत अच्छे हैं, बहुत महान राजा हैं, बहुत बहादुर हैं, उन्होंने कोई युद्ध नहीं हारा है। तो मैंने लिखा है ना कि समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन प्यारे बच्चे इसमें किया गया है। और ये जो प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन है, इसमें प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना। अब जब राजाओं की इतनी तारीफ होती थी तो राजा कवियों से बड़े खुश होते थे और राजा उन्हें इसके बदले में गिफ्ट भी देते थे। ठीक है, राजा क्या देते थे बदले में? इन्हें गिफ्ट। गिफ्ट में मैम क्या देते थे? घोड़े दे सकते थे, हाथी दे सकते थे, पैसे दे सकते थे, हीरे जवाहरात दे सकते थे, कीमती कपड़े दे सकते थे। तो ये सब राजाओं के द्वारा किसको दिया जाता था? इनके दरबारी कवियों को। क्योंकि मैम वो क्या करते थे? मैम वो यहाँ पर इनकी जो है तारीफ करते थे। अब बहुत देर से बच्चा पूछ रहा है कि इस प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की भाषा क्या थी? बेटा मेरे पास नीचे जगह नहीं है, आप लिख लेना। इसकी भाषा थी संस्कृत। इसकी भाषा थी संस्कृत। संस्कृत भाषा में इसको लिखा गया था। ठीक है, ये आप यहां पर लिख लेंगे। अच्छा, एक उपाधि नहीं बताई मैम, लिख लेना यहां पर। परम भागवत बिल्कुल इनकी ही उपाधि थी। परम भागवत भी इनका टाइटल था, आप ऐड कर सकते हो। परम भागवत भी समुद्रगुप्त का टाइटल था, आप इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनकी जो सेना थी उसके बारे में। तो बेटा इनकी जो सेना थी ना वो ऑर्गेनाइज्ड थी, यानी हम कह सकते हैं संगठित नौसेना थी। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे कि मैम इनकी जो सेना थी वो कैसी थी? संगठित नौसेना थी। संगठित नौसेना, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड नेवी। ऑर्गेनाइज्ड नेवी, जैसे इसका मतलब क्या होता है? तो बेटा जी संगठित सेना में क्या क्या होते हैं? पहले घोड़े हुआ करते थे, हाथी हुआ करते थे, रथ हुआ करते थे, घुड़सवार हुआ करते थे, पैदल सैनिक हुआ करते थे। तो इसी को कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड नेवी, यानी संगठित नौसेना इनके पास में थी। मैं फिर से बताती हूँ सेना में कौन कौन होता था। आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। मैम घोड़े हुआ करते थे, हाथी हुआ करते थे, रथ हुआ करते थे, घुड़सवार हुआ करते थे।
ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावा हम कह सकते हैं कि मैम इनके पास में आपकी जो सेना में ज़रूरत की चीज़ें थी वो सारी इनके पास में थी। तो इनकी सेना कैसी थी मैम? संगठित थी, ऑर्गेनाइज्ड थी, ये आप ध्यान रखेंगे। संगठित नौसेना इनके पास में हुआ करती थी। आगे प्यारे बच्चे अगर हम बात करेंगे तो एक मैं नोट डालकर यहाँ पे लिखवाऊंगी, नोट डालकर एक चीज़ मैं आपको लिखवाऊंगी नोट में। क्यों लिखवाऊंगी? क्योंकि आप ध्यान से इसको ध्यान रखें। देखो, एक आपने सुना होगा बेटा जी एरण अभिलेख। क्या सुना होगा आपने? शायद सुना होगा एरण अभिलेख, एरण इंस्क्रिप्शन। मैम ये कहाँ पर है बेटा? ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और प्यारे बच्चे ये एरण अभिलेख जो है इसको जारी किसने करवाया था? तो इसको जारी करवाने वाले थे बेटा जी भानुगुप्त। भानुगुप्त, ठीक है, भानुगुप्त ने जारी करवाया था। अब इसमें एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में आ चुका है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, अब फिर से आप पूछने लगेंगे कि इसकी भाषा क्या है, तो पहले मैं भाषा लिख देती हूँ। इसकी जो लैंग्वेज है वो है बच्चा संस्कृत, और भानुगुप्त ने इसमें जारी करवाया था। तो इसमें हमें क्या जानकारी दी गई है? तो प्यारे बच्चे इसमें जो जानकारी दी है भानुगुप्त ने, वो जानकारी दी है सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख। सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? मैम गुप्त काल में। सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर किया गया है? मैम भानुगुप्त ने जारी करवाया था गुप्तास के समय पर, और इसी में हमें सती प्रथा का उल्लेख पहली बार इस इंस्क्रिप्शन में जानने के लिए मिलता है। यानी जैसे आपके कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा थी, लेकिन मैं कहती हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता में कोई एविडेंस नहीं मिला है। ठीक है, कोई एविडेंस नहीं मिला है, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता में अगर हम बात करते हैं तो हमें केवल जो है एक आइडिया लगा लिया गया है, क्योंकि वहां पर कपल टॉम्ब मिले हैं, लेकिन इसका जो एविडेंस हमें मिलता है वो गुप्ताज एम्पायर में मिलता है। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? और इसको नोट डालकर बेटा अच्छे से लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं प्यारे बच्चे, चलो आज तुम्हें मैं प्रेम कहानी सुनाऊंगी, तुम्हें बड़ा मजा आने वाला है। अब देखो यहां पर हम बात करते हैं कि जो समुद्रगुप्त थे इनके कितने बेटे थे? समुद्रगुप्त, तो बेटा इनके 2 बेटे थे, 2 बेटे थे। ठीक है, सबसे पहली बात। अब बात करते हैं कि 2 बेटों का नाम क्या क्या था। तो बेटा एक तो इनके बेटे हैं रामगुप्त। रामगुप्त कौन है? इनके बड़े बेटे। और एक इनके बेटे हैं प्यारे बच्चे दूसरे, चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्हें आप विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, विक्रमादित्य। अब ये जो चंद्रगुप्त सेकंड हैं, इनकी एक प्रेमिका है, इनकी एक प्रेमिका है जिनका नाम है ध्रुव देवी, जिनका नाम है ध्रुव देवी। और ध्रुव देवी और चंद्रगुप्त द्वितीय एक दूसरे से प्रेम करते हैं और ये एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। ठीक है, ये क्या करना चाहते हैं? एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि पिता की मृत्यु के बाद में अगर कोई उत्तराधिकारी होता है तो वो बड़ा बेटा होता है। यानी समुद्रगुप्त के बाद शासक कौन बनेगा? मैम जाहिर सी बात है रामगुप्त, क्योंकि वो बड़े बेटे हैं और चंद्रगुप्त सेकंड छोटे बेटे हैं। लेकिन ध्रुव देवी किससे प्यार करती हैं? चंद्रगुप्त सेकंड से। अब ये तो इनसे शादी करना चाहती हैं, लेकिन ध्रुव देवी के जो माता पिता हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्रुव देवी के जो माता पिता हैं वो कहते हैं कि जी नहीं, हम आपकी शादी इनसे नहीं करेंगे, हम आप इनसे करेंगे, क्योंकि ये अगले राजा बनने वाले हैं, चंद्रगुप्त सेकंड थोड़ी राजा बनने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे अगर हम बात करते हैं तो प्रेमिका तो इनकी हैं, लेकिन ध्रुव देवी की जब शादी की बात आती है तो ध्रुव देवी का विवाह किससे हो जाता है? तो ध्रुव देवी का विवाह मैम हो जाता है रामगुप्त से। किससे हो जाता है? बड़े बेटे से हो जाता है, क्योंकि इनके माता पिता कहते हैं कि भैया जो राजा बनेंगे वो रामगुप्त बनेंगे। अब ये जो रामगुप्त है बेटा, ये भले ही राजा है लेकिन ये एक कमजोर शासक है। अब मैम आप कैसे कह सकती हो कि ये कमजोर शासक है, एक वीक रूलर है? मैं बताती हूँ क्यों कह सकती हूँ। क्योंकि जब यहाँ पर ये शादी हो जाती
देवी से। तो यहाँ पे एक आता है रामगुप्त के समय पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है शक शासक रुद्र थर्ड। कौन आता है? एक आता है यहाँ पर शासक शक शासक जिसका नाम है रुद्र थर्ड। आपने इसका नाम सुना होगा, है ना। मैंने आपको बताया था कि चंद्रगुप्त सेकंड इसको मारेंगे। अब ये रुद्र थर्ड क्या कहता है? रुद्र थर्ड कहता है सुनो रामगुप्त, तुम्हारी जो बीबी है ना, तुम्हारी जो बीबी है ध्रुव देवी, मुझे चाहिए। किससे कहता है? रामगुप्त से। अब रामगुप्त से कहता है कि मुझे तुम्हारी बीबी चाहिए क्योंकि मुझे तुम्हारी बीबी से प्रेम हो गया है, तुम्हारी बीबी बहुत सुंदर है और मुझे चाहिए ही चाहिए। तो रामगुप्त कहते हैं ऐसा कैसे कह सकते हो तुम, ऐसा तुम्हें नहीं कहना चाहिए। तो ये अब ये शक शासक जो रुद्र थर्ड है कहता है अगर तूने ऐसा नहीं किया, अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे साम्राज्य का विनाश कर दूंगा। अब रामगुप्त तो कमजोर है, बहादुरी तो उसके अंदर है नहीं, भले ही राजा है। तो रामगुप्त कहता है अरे अरे ठीक है तुम ऐसा कुछ मत करो, मैं ध्रुव देवी को तुम्हें दे दूंगा, तुम ध्रुव देवी को ले लेना। और जब ये सारी बातें हो रही हैं बेटे, जब ये सारी कन्वर्सेशन हो रही है तो ध्रुव देवी इस पूरी कन्वर्सेशन को सुन रही हैं। और जैसे ही ध्रुव देवी को ये बातें पता चली, अब आप मुझे बताओ कि ध्रुव देवी जो हैं ये कौन है? ध्रुव देवी मैम यहाँ पर इसकी पत्नी कौन बन गई थी? मैम इसकी पत्नी बन गई थी ध्रुव देवी, क्योंकि ध्रुव देवी के माता पिता ने इससे शादी की थी। अब ध्रुव देवी जब ये सारी बात सुन लेती हैं तो ध्रुव देवी किसके पास गई? तो आप कहोगे कि मैम जो ध्रुव देवी हैं ये गई मदद के लिए, ध्रुव देवी जो हैं ये गई मदद के लिए अपने प्रेमी के पास। मदद के लिए किसके पास चली गई? मैं मदद के लिए गई चंद्रगुप्त सेकंड के पास और इनको जाकर पूरी बात इन्होंने बताई। चंद्रगुप्त सेकंड को जाकर क्या बताया? पूरी बात बताई कि भाई तुम्हारे भाई ने तो मेरा सौदा कर दिया है। चंद्रगुप्त सेकंड को बहुत गुस्सा आया और सबसे पहले चंद्रगुप्त सेकंड ने रामगुप्त को गद्दी से हटाया कि भैया तुम्हारे बस की शासन करना नहीं है, तुम तो अपनी बीबी की सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो तुम प्रजा की सुरक्षा क्या करोगे? जब तुम अपनी बीबी को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हो तो तुम प्रजा को क्या सुरक्षा दोगे? तुम राजा बनने के लायक नहीं हो, इस पद को छोड़ दो। और फिर चंद्रगुप्त सेकंड ने और क्या किया? मैम चंद्रगुप्त सेकंड ने कर दी थी रुद्र थर्ड की हत्या। रुद्र थर्ड की हत्या यहां पर कर दी थी। तो यही कारण था कि अंतिम शक शासक की हत्या किसने की थी? मैम चंद्रगुप्त सेकंड ने की थी। तो अब आपको कहेंगे यहां पर कि आप यहां पे देखेंगे कि चंद्रगुप्त ने क्या किया था? मैम इन्होंने एक तो रामगुप्त को भी पद से हटाया, रामगुप्त को पद से हटाया कि तुम राजा बनने के लायक नहीं हो, तुम्हारे बस की राजा बनना नहीं है, और रुद्र थर्ड की हत्या कर दी। तो क्या रुद्र थर्ड की हत्या इन्होंने खुद ही की थी? क्या रुद्र थर्ड की हत्या इन्होंने खुद ही की थी? नहीं मैम, इन्होंने रुद्रसेन सेकंड की मदद से की थी। अब रुद्रसेन सेकंड कौन था? किस, ठीक है, लिख सकते हो यहां पे कि मैम रुद्र थर्ड की हत्या चंद्रगुप्त सेकंड ने रुद्रसेन की, रुद्रसेन कौन है? रुद्रसेन इनके दामाद हैं, अभी धीरे धीरे आपको पता चलेगा। रुद्रसेन सेकंड की सहायता से की थी, रुद्रसेन सेकंड की सहायता से, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और फिर उसके बाद में इन्होंने ध्रुव देवी से विवाह कर लिया था। और क्या किया मैम चंद्रगुप्त सेकंड ने? मैम चंद्रगुप्त सेकंड ने ध्रुव देवी से उसके बाद विवाह कर लिया था। अब मैं चंद्रगुप्त सेकंड के पास सामने आ रही हूं और फिर हम इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये रुद्रसेन सेकंड कौन है? चलो अभी मैं बताती हूं, अभी आ रहे हैं। एक हेडिंग दीजिएगा, अब शासक कौन बनेगा? मैम अब शासक बनेंगे चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड यहां पर शासक बनेंगे और इन्हें आप इतिहास में क्या कहते हैं? विक्रमादित्य। ये विक्रमादित्य क्या था मैम? इनका टाइटल था, इनका टाइटल था, ठीक है, टाइटल। प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं तो चंद्रगुप्त सेकंड के पिता आप समझ गए हैं समुद्रगुप्त हैं। अब अगर हम बात करते हैं सबसे पहले इनके विवाह की, तो बेटा इनका एक विवाह हुआ था, कहा जाता है राजकुमारी कुबेर नागा से। किससे हुआ था? राजकुमारी कुबेर नागा से।
जब इनकी शादी ध्रुव देवी से नहीं हुई थी तो इनकी शादी हुई थी राजकुमारी कुबेर नागा से। ठीक है, और राजकुमारी कुबेर नागा से इनको एक पुत्री प्राप्त हुई थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्त। ये क्वेश्चन यूपी में पूछा जा चुका है कि प्रभावती गुप्त के पिताजी कौन थे, तो आप कहेंगे चंद्रगुप्त सेकंड। इनसे किसकी प्राप्ति हुई थी मैम? प्रभावती गुप्त की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब प्रभावती गुप्त जो हैं ये इनकी बेटी हैं और इनका जो विवाह हुआ था बेटा जी, इनका विवाह किससे हुआ था? तो मैम इनका विवाह हुआ था वाकाटक वंश के राजा, वाकाटक वंश के राजा या वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन सेकंड से। रुद्रसेन सेकंड से, ये आप ध्यान रखेंगे, रुद्रसेन सेकंड से। तो रुद्रसेन सेकंड कौन था? चंद्रगुप्त सेकंड का मैम हम कह सकते हैं दामाद था। ठीक है, और ये जो वाकाटक वंश है इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक बेटा जी फाउंडर हुआ करता था विंध्य शक्ति, तो ये संस्थापक था। ठीक है, विंध्य शक्ति, और रुद्रसेन इसी वंश का आपका शासक बना था। विंध्य शक्ति संस्थापक था। ठीक है, और रुद्रसेन सेकंड का संबंध भी किससे था? वाकाटक वंश से। और रुद्रसेन की शादी किससे हुई थी? प्रभावती गुप्त से हुई थी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो फिर उसके बाद में इसका दूसरा विवाह किसके साथ हुआ? तो मैंने अभी बताया कि भैया यहां पर रुद्र थर्ड को मार दिया, रामगुप्त को पद से हटा दिया, और दूसरा विवाह हुआ था मैम ध्रुव देवी से। और जो ध्रुव देवी है बेटा, इनसे क्या हुआ था? इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, पुत्र की प्राप्ति, जो कि इस वंश का अगला शासक है, और उस पुत्र का नाम है कुमारगुप्त प्रथम। पुत्र का नाम क्या है? कुमारगुप्त प्रथम, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित किया है। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। चंद्रगुप्त सेकंड का कार्यकाल 380 से 414 एडी, लिख लेना, 380 से लेकर और 414 एडी, ये इनका शासनकाल है चंद्रगुप्त सेकंड का। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब लगेगी मैम तभी शादी होगी। अच्छा, शादी की बड़ी जल्दी है तुम लोगों को। उपाधि क्या क्या थी इसकी मैम? एक उपाधि थी शकारी, एक उपाधि थी विक्रमादित्य, जो मैं आपको बता चुकी हूं और एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, विक्रमादित्य। एक उपाधि थी, यहां पर लिखिएगा विक्रमांक, विक्रमांक, ये इनके टाइटल थे। विक्रमांक, ये इनके फेमस टाइटल हुआ करते थे। ठीक है, अब इनके बारे में मैं आपको कल की क्लास में क्या बताऊंगी कि जो चंद्रगुप्त सेकंड हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में नवरत्नों की बात करेंगे। इनके दरबार में कौन रहता था मैम? इनके दरबार में रहते थे नवरत्न। तो उन नवरत्नों के बारे में हम कल बात करेंगे। क्लास का टाइम हो चुका है नेक्स्ट का। अब आज मैं आपको क्यों नहीं यहाँ पे रिवीजन स्लाइड ऐड करवा रही हूँ, क्योंकि जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो फिर मैं रिवीजन स्लाइड आपको करवाऊंगी, और चैप्टर कल मुझे लगता है कंप्लीट हो जाएगा, और कल कंप्लीट होते ही हम इसका रिवीजन करेंगे और बेटा वर्धन वंश को शुरू करेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि क्लास आपको समझ आई होगी, आपने एंजॉय किया होगा। जहाँ पे स्टोरी होंगी वहाँ स्टोरी आपको सुनाई जाएंगी, जहाँ नहीं होंगी वहाँ नहीं। हाँ बेटा, परम भागवत भी इन्होंने की थी। ठीक है, एक टाइटल, अब जैसे विक्रमादित्य केवल इनका टाइटल नहीं था, इतिहास में 14 विक्रमादित्य हुए हैं, 14 विक्रमादित्य में से एक यहाँ पे था। अब मैंने परम भागवत क्यों नहीं लिखवाया? क्योंकि परम भागवत जो है वो सबसे ज्यादा अगर हम बात करते हैं तो समुद्रगुप्त के बारे में ही माना जाता है, तो आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। कोई भी कंफ्यूजन है, किसी डेट में कंफ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड अगर हम बात करते हैं तो गुड डे एवरीवन, जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा खुश रहें। कल की PDF गलत पड़ी है, मैं उसको ठीक करा दूंगी चेक करके। ठीक है, थैंक यू बच्चों।